हेलो स्टूडेंट्स, वी विल कंटिन्यू विद द चैप्टर। आज हम लोग नई थियरीज से शुरू करेंगे। जैसे मैंने आपको पीडीएफ फाइल भेजा है, लुक एट द फर्स्ट टॉपिक गिवन टू यू, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स पी अल्फा एंड क्यू बीटा ऑन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। समझो थियरी क्या है। हमें एक सर्कल का इक्वेशन दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इस सर्कल का सेंटर ओरिजिन होगा और रेडियस ए होगा। इस सर्कल पर समझो मैंने दो पॉइंट प्लॉट करे, ए एंड बी। ये पॉइंट ए के लिए समझो द पैरामीटर इज थीटा। तो हम लोगों ने पैरामेट्रिक इक्वेशन में पढ़ा है कि अगर सर्कल का सेंटर ओरिजिन हो, रेडियस आर हो, तो उसके पैरामेट्रिक इक्वेशन होते हैं x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। हर एक पॉइंट के लिए थीटा का वैल्यू होता है। दिस वी हैव डिस्कस्ड इन अवर प्रीवियस लेक्चर। अब समझो पॉइंट ए के लिए थीटा का वैल्यू अल्फा है, तो पॉइंट ए के लिए कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? रेडियस ए है, ए कॉस अल्फा, ए साइन अल्फा। समझो पॉइंट बी के लिए थीटा का वैल्यू बीटा है, तो पॉइंट बी के लिए कोऑर्डिनेट्स आएंगे ए कॉस बीटा, ए साइन बीटा। इन दो पॉइंट को ज्वाइन करके ये जो कॉर्ड बना, इस कॉर्ड का इक्वेशन क्या होगा वो मैंने आपको थियरी में लिख के दिया है। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड गिवन टू अस? एक्स कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई टू प्लस वाई साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई टू। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड joining two points a alpha and b beta on the circle। ये इक्वेशन अगर याद रह जाता है तो ठीक है, एल्स इसको डिराइव करना भी काफ़ी इजी है। देखो ये जो लाइन ए बी बना है, इसका इक्वेशन फाइंड करने के लिए आप लोग सिंपल स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट को यूज़ कर सकते हो। दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं, या तो आप टू पॉइंट फॉर्म यूज़ कर दें, या तो इन दोनों पॉइंट को यूज़ करके लाइन ए बी का स्लोप फाइंड करें। कोई भी एक पॉइंट को यूज़ करें एंड देन अप्लाई द पॉइंट स्लोप इक्वेशन। तो पॉइंट स्लोप इक्वेशन से ही ये पर्टिकुलर इक्वेशन डिराइव हुआ है। तो इतना लंबा चौड़ा इक्वेशन, इसका यूज़ भी थोड़ा कम है। तो इंस्टेड ऑफ लर्निंग दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, अब एक बार जो मेथड मैंने करवाया, बोला अभी कि या तो टू पॉइंट फॉर्म या तो पॉइंट स्लोप इक्वेशन से आप इस लाइन ए बी का ये वाला इक्वेशन डिराइव कर सकते हो। तो एक बार डिराइव करके ये आंसर लाने का ट्राई करो। ऐसा नहीं करने का ओके टू पॉइंट फॉर्म का यूज़ करके या पॉइंट स्लोप का यूज़ करके अगर एग्ज़ाम में ज़रूरत पड़ी तो डिराइव कर लेंगे, वो ठीक है। पर डिराइव एक्चुअली होता कैसे है वो एग्ज़ाम से पहले ही आपको प्रैक्टिस करनी है। ऐसा नहीं कि सीधा एग्ज़ाम में देखा जाएगा, एग्ज़ाम से पहले एक बार आप डिराइव ज़रूर करें। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ए बी। ठीक है, गोइंग टू द नेक्स्ट थियरी। नेक्स्ट थियरी में हमें ये दिया है, फिर से हमें सर्कल दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, यही सर्कल दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इस सर्कल पर समझो मैंने दो पॉइंट प्लॉट करे, पी ऑफ अल्फा, यहां से टेंजेंट पास हुआ, पी ऑफ अल्फा अगर पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? ए कॉस अल्फा, ए साइन अल्फा। मैंने पी और क्यू ही लिया है। समझो यहाँ पे पॉइंट है क्यू ऑफ बीटा,
यहां से मैंने एक टेंजेंट पास करवाया, ये दोनों टेंजेंट यहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ये वाला पॉइंट कौन सा है? Q ऑफ बीटा। अगर ये वाला पॉइंट Q ऑफ बीटा है तो इस पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट्स क्या लिखे जाएंगे? A cos बीटा, A sin बीटा। हमें सर्कल पर दो पॉइंट्स दिए गए थे, P अल्फा एंड Q बीटा। मैंने उन दोनों पॉइंट से एक टेंजेंट पास करा, वो दोनों टेंजेंट यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। इन दोनों टेंजेंट का ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स आते हैं A cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2, y कोऑर्डिनेट लर्न करो, A साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2, और यहाँ पे भी आएगा cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। P अल्फा Q बीटा, दे आर टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द सर्कल। उन दोनों पॉइंट से हमने एक टेंजेंट पास करवाया। उन दोनों टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ये कोऑर्डिनेट्स हैं। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो किस मेथड से डिराइव होते हैं वो समझो। हमने पहला टेंजेंट पास करवाया पॉइंट P अल्फा से। शायद लास्ट टू लास्ट लेक्चर में हमने टेंजेंट रिलेटेड थियरी पढ़ी थी। मैंने उस टाइम आपको सिखाया था सर्कल पे या कोई भी कर्व पर आए हुए पॉइंट से पास किए गए टेंजेंट का इक्वेशन होता है t इज इक्वल टू 0। कर्व के ऊपर आए हुए कोई भी पॉइंट से पास किए गए टेंजेंट का इक्वेशन होता है t इज इक्वल टू 0। t कैसे बनता है? जो कर्व का इक्वेशन है उसमें x स्क्वायर को रिप्लेस किया जाएगा x1। x1 मतलब the x coordinate of the point A cos alpha. y square will be replaced by y1, that is A sin alpha. Constant remain as it is. A कट जाएगा तो P अल्फा वाले पॉइंट से जो टेंजेंट पास हो रहा है उसका इक्वेशन है x cos alpha plus y sin alpha is equal to A. Similarly Q बीटा पॉइंट से जो टेंजेंट पास हो रहा है उसका इक्वेशन आएगा x cos बीटा प्लस y sin बीटा इज इक्वल टू A। तो इन दोनों पॉइंट से जो टेंजेंट पास हो रहे हैं हमने इन दोनों टेंजेंट्स के इक्वेशन को लिखा। हमको फाइंड क्या करना था? इन दोनों टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दोनों टेंजेंट के इक्वेशन हमारे पास हैं, अब इन दोनों को सॉल्व कर दो। मैंने बहुत बार क्या बोला है, सॉल्व करने से क्या मिलता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो, इनसे ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये कोऑर्डिनेट्स आपको मिल जाएंगे। दोबारा वही बता रहा हूँ, लर्न ना हो तो ये डिराइव कैसे करना है वो दिमाग में होना चाहिए। दोनों पॉइंट से टेंजेंट पास करा, टेंजेंट का इक्वेशन तो आना ही चाहिए, उसके लिए आपके पास और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। t इज इक्वल टू 0, दोनों के टेंजेंट के इक्वेशन लिखे, उन दोनों को सॉल्व करा। सॉल्व करने की प्रैक्टिस एक बार कर ही लेने की, ताकि आपको आइडिया है कि किस मेथड से ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स लिखे जाते हैं। याद कर लेते हैं तो एमसीक्यू सॉल्व करने में उतना टाइम हमारा बच जाएगा। इक्वेशन लिखा, सॉल्व करा, दैट कंज्यूम्स सम टाइम। लर्न कर लेते हो तो इतना टाइम आपका सेव हो जाएगा। ठीक है, तो दिस बिकम्स द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। नेक्स्ट दिया है लेंथ ऑफ टेंजेंट। काफी सिंपल है। देखो अभी ऐसा है, मान लो कि एक सर्कल दिया है। टेक द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0।
सर्कल यहाँ पे, टेक अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। अगर कोई पॉइंट सर्कल के बाहर है तो उस पॉइंट से दो टेंजेंट बनाए जाते हैं, ठीक है। इफ द पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल, फ्रॉम दैट गिवन पॉइंट टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। अब लेंथ ऑफ टेंजेंट होता क्या है, तो जहां से हमने, जिस पॉइंट से हमने टेंजेंट बनाया और वो टेंजेंट सर्कल को जिस पर्टिकुलर पॉइंट में टच कर रहा है, सिर्फ उतने ही सेक्शन को कहा गया है लेंथ ऑफ द टेंजेंट। यानी ध्यान रखना, टेंजेंट तो लाइन है, लाइन तो इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो उसका लेंथ कैसे फाइंड करें, तो इस छोटे से सेक्शन को लेंथ ऑफ टेंजेंट कंसीडर करना है। जिस पॉइंट से हमने टेंजेंट बनाए और टेंजेंट सर्कल को जिस पॉइंट में टच कर रहा है, सिर्फ उतने ही सेक्शन को कहा जाता है लेंथ ऑफ द टेंजेंट। तो इस पर्टिकुलर डायग्राम में हम लोग ये कह सकते हैं PA and PB they both are the length of tangent. PA and PB they both are length of tangent. Exterior point of the circle, वहां से दो टेंजेंट पास होते हैं। हर बार दोनों टेंजेंट के जो लेंथ है वो इक्वल ही होंगे। सर्कल के बाहर के पॉइंट से हम लोग दो टेंजेंट बना सकते हैं, एंड इन ऑल केसेस द लेंथ ऑफ बोथ द टेंजेंट्स आर गोइंग टू बी इक्वल। PA इज इक्वल टू PB, और इसका लेंथ फाइंड करने का फॉर्मूला है √S1। फॉर्मूला ऐसे ही लर्न करना है। S1 क्या था, पुराने लेक्चर्स को याद करो। कर्व के इक्वेशन में x1 y1 पॉइंट डालने से जो रिजल्ट मिलता है उसको S1 कहते हैं। कर्व के इक्वेशन में x1 y1 पॉइंट को इनपुट करने पर जो रिजल्ट बनता है उसको S1 कहते हैं। तो यहाँ पे आप समझो, सर्कल का इक्वेशन ये है। लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के लिए सिंपल, अब जो पॉइंट है उसको सर्कल के इक्वेशन में इनपुट कर दो। जो भी रिजल्ट आएगा, जो नंबर आएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। टेंजेंट कितने बनेंगे, दो। दोनों टेंजेंट का लेंथ हमेशा सेम ही होगा, ठीक है। मैंने एक नोट लिखा है, ये डायग्राम में आप याद रख लेना। समझो कि ये सर्कल का सेंटर है। मैंने नोट क्या लिखा है, इन द डायग्राम पॉइंट्स P, A, O, B दे आर कॉनसाइक्लिक। मतलब ये चारों पॉइंट्स कॉनसाइक्लिक है। कॉनसाइक्लिक का मतलब ये हुआ कि ऑल दिस 4 पॉइंट्स लाई ऑन द सेम सर्कल। इन चारों पॉइंट्स से एक सर्कल पास आउट होता है। तो याद रखना, इसके बेसिस पर हम लोग सम करेंगे। पॉइंट P से हमने सर्कल पर दो टेंजेंट बनाए। सर्कल के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन कौन है, A एंड B। तो P से टेंजेंट बना, A एंड B उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। O क्या है, सर्कल का सेंटर। ये चारों पॉइंट्स कौन साइक्लिक है। इन चारों पॉइंट्स से एक सर्कल बनाया जा सकता है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट मैंने दिया है, द टॉपिक इज कॉल्ड एज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन को लर्न करने की जरूरत नहीं रहती, आपको सिर्फ ये क्लियर होना चाहिए कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होता क्या है। ये सब कुछ पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला में भी आगे जाके आएगा। टेक अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। कितने पॉइंट्स, अरे पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल, कितने टेंजेंट्स को हम बना पाएंगे, दो। PA, PB। टेक अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, ड्रॉ टू टेंजेंट्स, द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आर A एंड B। ये जो दो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, उन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जो कॉर्ड बना AB, इस AB को कहते हैं
chord of contact. Line AB is called chord of contact. यही मैंने डेफिनेशन में लिखा है. A line joining the 2 points of contact of 2 tangents drawn from a point outside the circle is called chord of contact of that point. जैसे मैंने बोला, वर्ड टू वर्ड आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको बेसिक याद होना चाहिए. सर्कल के बाहर हमने पॉइंट लिया, 2 टेंजेंट बनेंगे, वो जो 2 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनेंगे उसके बाद उन दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करके जो लाइन बनता है, दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करके जो लाइन बनता है, दैट इज कॉल्ड द कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट. ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट जो बना, इसका इक्वेशन फाइंड करने का फॉर्मूला दिया है T इज इक्वल टू 0. देखो मैंने लिखा है इक्वेशन ऑफ लाइन AB. AB ही कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है, तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन होगा T इज इक्वल टू 0. तो बात समझो, हमने 2 लेक्चर पहले ये पढ़ा था कि कर्व के ऊपर आए हुए कोई भी पॉइंट से अगर टेंजेंट पास किया जाए, मान लो कि सर्कल पर एक पॉइंट है x1 y1, इस पॉइंट से जो टेंजेंट पास हो रहा है उसका इक्वेशन है t इज इक्वल टू 0. तो मैंने क्या सिखाया था, कर्व के ऊपर आए हुए कोई भी पॉइंट से पास किए गए टेंजेंट का इक्वेशन है t इज इक्वल टू 0. तो टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करने का फॉर्मूला t इक्वल टू 0 और कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन फाइंड करने का भी सेम फॉर्मूला t इक्वल टू 0. ये किस तरह से पॉसिबल है? तो बात समझो, एक सर्कल का इक्वेशन दिया है और समझो आपको एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए. अब एक सर्कल का इक्वेशन दिया है और एक पॉइंट दिया है. मैं एग्जांपल ले लूं, मान लो एक सर्कल दिया है x² प्लस y² इज इक्वल टू 25 और एक सर्कल दिया है x² प्लस y² इज इक्वल टू 1. दोनों सर्कल के लिए सेंटर ओरिजिन रेडियस 5 और 1. हमें एक पॉइंट दिया है 3,4. कौन सा पॉइंट दिया है? 3,4. और मैंने आपको एक काम दिया, आप दोनों ही सर्कल के इक्वेशन में t इज इक्वल टू 0 अप्लाई करो. दोनों इक्वेशन में हमारा काम है, हमें अप्लाई करना है t इज इक्वल टू 0. अब t कैसे बनाना है वो आपको पता है. शुरू करते हैं. x² जो है इट विल बी रिप्लेस्ड बाय x1 3, y1 दैट इज 4 इज इक्वल टू 25. क्या आंसर आया? 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 25. तो ये वाले सर्कल में t इक्वल टू 0 को अप्लाई करने पर अपने को ये आंसर मिला. इसमें अप्लाई करो x इंटू 3, 4 इंटू y ही आएगा इज इक्वल टू 1. तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 1. अब आपको ये समझना है कि दोनों सर्कल के इक्वेशन में मैंने अप्लाई तो करा t इज इक्वल टू 0. अब मैं आपको डिफरेंस बताऊं, दोनों के फॉर्मूला सेम ही है. कर्व के ऊपर आए हुए पॉइंट से पास किए गए टेंजेंट का फॉर्मूला भी t इक्वल टू 0 है और कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन फाइंड करने का फॉर्मूला भी t इज इक्वल टू 0 है. तो एक ही इक्वेशन क्यों है? तो देखो, सब कुछ पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है. इनका क्या कहना है, मान लो कि आपको एक पॉइंट दिया जा रहा है. अगर वो पॉइंट कर्व के ऊपर है, सुनना ध्यान से, अगर गिवन पॉइंट कर्व के ऊपर है और आपने t इज इक्वल टू 0 लगाया और वो जो आंसर आपको मिला वो उस पॉइंट से पास किए गए टेंजेंट का इक्वेशन बनाएगा. अगर पॉइंट कर्व के ऊपर है और आपने t इक्वल टू 0 लगाया
तो उससे जो आंसर मिलेगा वो टेंजेंट का इक्वेशन बनेगा। पर मान लो कि वो पॉइंट कर्व के बाहर है और आपने t इक्वल टू 0 उस पॉइंट के लिए लगाया, तो पॉइंट तो कर्व के बाहर है पर आपने लगाया t इक्वल टू 0, तो कर्व के बाहर के पॉइंट पर अगर t इक्वल टू 0 का फंडा अप्लाई होता है तो हमको कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन मिलता है। कर्व के ऊपर आए हुए पॉइंट से अगर t इक्वल टू 0 लगाया जाए तो टेंजेंट का इक्वेशन मिलता है, और कर्व के बाहर कोई पॉइंट हो और वहां पर t इक्वल टू 0 लगाया जाए तो हमें कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन मिलता है। इस एग्जाम्पल में देखो, एक सर्कल है जिसका रेडियस 1 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, और दूसरे का रेडियस 5 है। 3,4 आप देख पाओगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 पर होगा, सेटिस्फाई हो रहा है। तो अगर 3,4 और ये सर्कल लेके मैं t इक्वल टू 0 का फॉर्मूला अप्लाई करूं तो मुझे 3,4 पॉइंट से ये जो टेंजेंट बना इसका इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। ये पॉइंट सर्कल पर है, इसलिए t इक्वल टू 0 अप्लाई करने पर मुझे उस पॉइंट से पास किए गए टेंजेंट का इक्वेशन मिला। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, अब 3,4 तो इस सर्कल के बाहर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, 3,4 ये सर्कल से बाहर है। अब अगर मैं ये वाले सम में t इक्वल टू 0 लगाता हूं तो मुझे टेंजेंट का नहीं, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन मिलेगा। यानी इस पॉइंट से मान लो कि ये दो टेंजेंट पास हुए, ये इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मैंने पी क्यू नाम दिया, तो ये जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है पी क्यू, इसका इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 1। तो दोनों का फॉर्मूला सेम ही है, पॉइंट कहां पर है उससे पता चलेगा कि हमारे हाथ में किसका इक्वेशन आने वाला है। अगर पॉइंट कर्व पे है और t इक्वल टू 0 अप्लाई करोगे तो टेंजेंट का इक्वेशन आएगा। अगर पॉइंट कर्व के बाहर है और आप t इक्वल टू 0 अप्लाई करोगे तो आपको कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन हाथ में आएगा। क्लियर? ये फंडा है। आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है? पेयर ऑफ टेंजेंट्स। पेयर ऑफ टेंजेंट्स का मतलब दोनों का कंबाइंड इक्वेशन किस तरह से बनाना है वो दिया गया है। तो सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और एक पॉइंट लिया है दैट इज आउटसाइड द सर्कल x1 y1। तो टेक अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, सर्कल का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, कैन बी राइट माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये मैंने दो टेंजेंट बनाए, ए एंड बी आर द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये जो दो टेंजेंट बने हैं पी ए एंड पी बी, मैंने थियरी का हेडिंग क्या दिया है? इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट। इसका मतलब दोनों का कंबाइंड इक्वेशन। यानी बात समझो, हमने पी ए टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करा, बाद में हमने पी बी टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करा। चैप्टर 10 में मैंने आपको सिखाया है कंबाइंड इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं। दो इक्वेशन है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, उससे जो आंसर निकल के आता है उस एक्सप्रेशन को दोनों का कंबाइंड इक्वेशन कहा गया है। इस थियरी में पी ए टेंजेंट और पी बी टेंजेंट का इंडिविजुअल इक्वेशन क्या होगा वो हमें फाइंड नहीं करना है। पी ए और पी बी दोनों का इंडिविजुअल इक्वेशन क्या होगा वो हमें फाइंड नहीं करना है, हमें डायरेक्टली उन दोनों का कंबाइंड इक्वेशन क्या होगा वो फाइंड करना है। इसलिए थियरी का हेडिंग क्या है? इक्वेशन ऑफ
पेयर ऑफ टेंजेंट्स। देखो मैंने लिखा है इक्वेशन ऑफ सर्कल, पॉइंट x1 y1 is any point outside the circle, PA and PB are tangents drawn from point P and combined equation of pair of tangent। दोनों का combined equation आएगा SS1 is equal to T square। ये लर्न करना है। देखो इंडिविजुअल इक्वेशन फाइंड कैसे करते हैं वो हमने आगे सीखा है। सर्कल के बाहर कोई पॉइंट हो और उससे जो दो टेंजेंट बनते हैं उन दोनों का इंडिविजुअल इक्वेशन कैसे फाइंड करना है ये प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं। आपको ये फॉर्मूला याद ना हो तो आप ऐसा कर सकते हो कि आगे जो हमने सम करा है उसको देखते हुए आप पहले दोनों टेंजेंट्स का इंडिविजुअल इक्वेशन क्या है वो फाइंड कर लो। तो फर्स्ट यू कैन फाइंड आउट द इंडिविजुअल इक्वेशन ऑफ बोथ द टेंजेंट्स। एक बार दोनों के इक्वेशन आपको मिल जाए फिर आप दोनों को मल्टीप्लाई करके उनका कंबाइंड इक्वेशन भी फाइंड कर सकते हो। दैट प्रोसेस विल टेक टाइम। डायरेक्टली अगर कंबाइंड इक्वेशन ही पूछा है तो आप ये वाला फॉर्मूला याद रखोगे। पेयर ऑफ टेंजेंट्स का इक्वेशन फाइंड करने का फॉर्मूला SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। देखो इसको लिखते हैं, बहुत बड़ा होगा इसलिए आपको यही याद रखना है। S का मतलब क्या था? गिवन कर्व। तो गिवन कर्व ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। S1 का मतलब कर्व के इक्वेशन में पॉइंट डालना है x1 y1, तो इंटू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू टी। टी कैसे बनता है? अपना वही पुराना फंडा, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स x1 ही है, वाई स्क्वायर की जगह y1 माइनस ए स्क्वायर द होल स्क्वायर। ये बना इनका कंबाइंड इक्वेशन। इतना बड़ा लर्न करने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ आगे आएगा। आपको ऐसे ही याद रखना है द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स आर SS1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, इक्वेशन ऑफ अ कॉर्ड विथ गिवन मिड पॉइंट। तो ये क्या थियरी है वो समझो। एक सर्कल दिया है, हमें एक कॉर्ड का इक्वेशन फाइंड करना है। समझो फॉर दिस पर्टिकुलर सर्कल AB इज द कॉर्ड। हमें ये कॉर्ड का इक्वेशन फाइंड करके देना है। क्या गिवन कंडीशन है? तो एक ही गिवन कंडीशन है, इस कॉर्ड का हमें मिड पॉइंट दिया गया है। मान लो कि ये मिड पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं, इसलिए इस थियरी का हेडिंग क्या लिखा है मैंने? इक्वेशन ऑफ अ कॉर्ड विद गिवन मिडल पॉइंट। मतलब हम एक कॉर्ड का इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं और हमें गिवन कंडीशन में सिर्फ एक ही चीज दी गई है, उस कॉर्ड के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो वी वांट टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड AB। कॉर्ड AB का जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 गिवन है। क्या होगा इस कॉर्ड का इक्वेशन? मैंने फॉर्मूला लिखा है, उसको लर्न करना है। T इज इक्वल टू S1। T इज इक्वल टू S1। ठीक है, T कैसे बनाया जाता है आपको पता है, S1 कैसे बनेगा वो भी आपको पता है। तो अगर कॉर्ड का इक्वेशन फाइंड करना हो एंड आपको उस कॉर्ड के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता हो तो ये फॉर्मूला से कॉर्ड का इक्वेशन मिल सकता है। क्या इक्वेशन है? T इज इक्वल टू S1। अब देखो अगर सर्कल की बात चल रही है, मान लो कि कॉर्ड का मिड पॉइंट दिया जाए तो ये कॉर्ड का इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास एक दूसरा मेथड भी है। कौन सा है दूसरा मेथड? अब सर्कल का इक्वेशन तो उन्होंने दिया है, तो आप एक काम करो, सर्कल का सेंटर फाइंड कर लो। सर्कल का इक्वेशन तो आपको दिया ही जाएगा, तो आपका काम क्या होगा कि आप उस सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर लो। इन दोनों का
यूज करके ये वाली लाइन का आप स्लोप फाइंड कर दो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मान लो कि इसका स्लोप आया -2, जस्ट एक एग्जांपल है। इन दो पॉइंट को ज्वाइन करके ये जो लाइन बना, समझो इसका स्लोप -1/2 है, ये मिड पॉइंट है तो ये एंगल 90 बनेगा, तो इसका स्लोप 1/2 आ गया। स्लोप रेडी, पॉइंट तो ये दिया हुआ ही है, कॉर्ड का मिड पॉइंट तो हमें पहले से दिया हुआ है, तो पॉइंट स्लोप इक्वेशन को यूज करके आप कॉर्ड का इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। ठीक है, ये मेथड से भी वही आंसर आएगा। पहले परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप ढूंढा, कॉर्ड का आया, पॉइंट स्लोप इक्वेशन लगाओ, सीधा आंसर हमको मिल जाएगा। तो फिर ये मेथड करने की जरूरत क्यों? ये मेथड इसलिए करनी है क्योंकि ये जो सेंटर वाली फैसिलिटी है वो हमें सिर्फ सर्कल में अवेलेबल होंगी। पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला में ये फैसिलिटी हमको नहीं मिलेगी, इसलिए इसको लर्न करना ही है। कॉर्ड का मिड पॉइंट दिया जाए तो कॉर्ड का इक्वेशन फाइंड करने का फॉर्मूला T = S1. If the midpoint of the chord is given, then the formula to find the equation of the chord is T = S1. आगे जाके ये पर्टिकुलर डेटा में, सर्कल में हम लोग दोनों मेथड से कॉर्ड का इक्वेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट थियरी क्या दिया है? डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल क्या है वो समझो। अ सर्कल इज गिवन हैविंग इक्वेशन x² + y² = a²। ये मैंने ड्रॉ करा, ये हमारा गिवन सर्कल है, x² + y² = a²। अब इस सर्कल के बाहर कितने पॉइंट्स होंगे? इनफाइनाइट। अब सभी पॉइंट्स से जो सर्कल के बाहर है हम लोग कितने टेंजेंट्स को पास कर पाएंगे? 2। तो सर्कल के बाहर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं और हर एक पॉइंट से हम लोग 2 टेंजेंट्स बना पाएंगे। हमारा काम ये है, हमें सर्कल के बाहर ऐसे पॉइंट्स को सिलेक्ट करना है, सर्कल के बाहर ऐसे पॉइंट्स को सिलेक्ट करना है कि जहां से अगर हम लोग 2 टेंजेंट्स को पास करें वो दोनों टेंजेंट्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो। ये हमारा काम है। वी नीड टू टेक या सिलेक्ट दोज पॉइंट्स ओनली आउटसाइड द सर्कल फ्रॉम विच इफ 2 टेंजेंट्स आर ड्रॉन then both the tangents are perpendicular to each other. मान लो कि मैंने एक पॉइंट यहां पे ढूंढा, इस पॉइंट से मैंने ये 2 टेंजेंट्स पास करे। ये देखो, ये दोनों टेंजेंट्स, इस पॉइंट को P नाम दे दो, तो पॉइंट P सर्कल के बाहर है और वहां से सर्कल पर जो 2 टेंजेंट बनाए गए हैं वो दोनों टेंजेंट्स एक दूसरे को क्या है? परपेंडिकुलर। ऐसा तो मैंने एक ही पॉइंट ढूंढा जहां से टेंजेंट्स परपेंडिकुलर है। ऐसे सर्कल के बाहर भी इनफाइनाइट पॉइंट्स आएंगे जहां से 2 परपेंडिकुलर टेंजेंट्स बनेंगे। तो सर्कल के बाहर ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं जहां से 2 परपेंडिकुलर टेंजेंट्स बनाए जा सकते हैं। तो अगर उन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करा जाए जहां से 2 परपेंडिकुलर टेंजेंट्स बन रहे हैं, उन सारे पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करते हैं तो उनको ज्वाइन करने पर भी हमें एक सर्कल मिलता है, एंड दिस सर्कल इज कॉल्ड एज व्हाट? द डायरेक्टर सर्कल ऑफ द गिवन सर्कल। इसको कहा गया है डायरेक्टर सर्कल फॉर द गिवन सर्कल। तो ध्यान रखो, डायरेक्टर सर्कल किस तरह से डिफाइन होता है। अ सर्कल हैज बीन गिवन whose equation is x² + y² = a²। अब एक ऐसा सर्कल, ये वो सर्कल है कि इस सर्कल पर आप कहीं पे भी 2 पॉइंट प्लॉट करो, उस पॉइंट से 2 टेंजेंट पास होंगे। कहीं पे भी आप पॉइंट प्लॉट करो, कितने टेंजेंट्स पास होंगे गिवन सर्कल पर? 2। वो दोनों टेंजेंट्स एक दूसरे को क्या होंगे? परपेंडिकुलर।
दैट सर्कल इज कॉल्ड एज द डायरेक्टर सर्कल. डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर. गिवन सर्कल क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर. डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन क्या हुआ? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर. इसका रेडियस a है, इसका रेडियस √2a होगा. तो हम ऐसा कह सकते हैं डायरेक्टर सर्कल का रेडियस गिवन सर्कल से √2 टाइम्स होता है. द रेडियस ऑफ डायरेक्टर सर्कल इज √2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल. भले आप वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन को लर्न ना करो, पर आपको ये क्लियर होना चाहिए भाई डायरेक्टर सर्कल है क्या. भाई वो एक ऐसा सर्कल है कि जहाँ से गिवन सर्कल पर अगर दो टेंजेंट्स बनाए जाते हैं तो वो दोनों टेंजेंट्स एक दूसरे को क्या होते हैं? परपेंडिकुलर. अ सर्कल from which two perpendicular tangents can be drawn to the given circle is called the director circle. ठीक है? Now I'll start with the sums. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 23 तक करा था. विल स्टार्ट विथ सम नंबर 24. देखो क्या लिखा है. लेंथ ऑफ द टेंजेंट फाइंड करना है. फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16. दिए गए दोनों सर्कल्स कॉन्सेंट्रिक है, दोनों का सेंटर ओरिजिन है. ये हुआ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 और ये हुआ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25. इस सर्कल पर आप कोई भी पॉइंट प्लॉट करो. मान लो P. इस पॉइंट से इस सर्कल पर आपने टेंजेंट बनाया. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25. इस पॉइंट से आपने इस सर्कल पर एक टेंजेंट बनाया P. इस टेंजेंट का लेंथ क्या होगा PA हमें फाइंड करके देना. देखो कैसे होगा. ये सर्कल का सेंटर, दोनों सर्कल का सेंटर ओरिजिन. दिस सेक्शन will be the radius of the circle x square plus y square is equal to 14. अरे 16. तो इस सर्कल का रेडियस क्या हो जाएगा 4. ये सेगमेंट बन जाएगा द रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25. तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 5. ये 90 है. पाइथागोरस लगा दो एंड देयरफॉर PA इज इक्वल टू 3. एक भी स्टेप करने की जरूरत नहीं है, सीधा डायग्राम से ही हमारा आंसर आ गया. ये लिखो. नेक्स्ट सम थोड़ा लेंथी है. The next sum now. Sum number 25. देखो क्या कंडीशन है. टेंजेंट्स PA and PB are drawn from the point 4,3 to the circle x square plus y square is equal to 9. तो समझो a circle is given. This is the point 4,3. इस पॉइंट से
सर्कल पर दो टेंजेंट्स बनाए गए हैं PA एंड PB. दिस विल बी द सेंटर ऑफ द सर्कल. इसको ओरिजिन नाम दे देते हैं. ये 90 होगा. इस पॉइंट को D नाम दे दो. ये भी 90 और ये भी 90. टोटल 7 sums are given to us. सबसे पहले फाइंड PA. ये कभी नहीं आएगा. PA का मतलब हुआ हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ टेंजेंट. सर्कल क्या दिया है? x² + y² = 9. तो PA का मतलब हुआ लेंथ ऑफ टेंजेंट. क्या फॉर्मूला आज हमने सीखा? √S1. √S1 का मतलब इस पॉइंट को सर्कल के इक्वेशन में इनपुट करा दो. 16 + 9 - 9. क्या आंसर आ जाएगा? 4. तो लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 4. OA जो है वो इस सर्कल का रेडियस है, तो दैट इज 3. एंड ये जो डिस्टेंस है, या तो आप पाइथागोरस लगा दो. ये 3 है, ये 4 है, तो दिस इज द हाइपोटेनस. कितना आ जाएगा? 5. या तो फिर आप इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दो. ओरिजिन N4, 3 इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो तो भी 5 आ जाएगा. सेकंड पूछा है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल OAPB. सेकंड क्वेश्चन इज एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल OAPB. OAPB ये क्वाड्रिलेटरल का हमें एरिया फाइंड करके देना है. देखो ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर है, ये हम इजीली देख सकते हैं. PA एंड PB आर इक्वल. लेंथ ऑफ टेंजेंट. OA एंड OB आर इक्वल. रेडियस ऑफ द सर्कल. OP इज द कॉमन साइड. तो ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर है, ऐसा हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं. तो ये जो पूरा क्वाड्रिलेटरल है OAPB, इसको हम लिख सकते हैं 2 times एरिया ऑफ ट्राइंगल OAP. दोनों ट्राइंगल का एरिया सिमिलर होगा, सेम होगा, तो वी कैन से द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल is 2 times the area of triangle OAP. OAP right angle triangle है. half into base into height. height 4, base 3. half into 4 into 3. कितना आंसर आ गया? 12. The area of quadrilateral OAPB is going to be 12. थर्ड देखो. थर्ड क्या पूछा है? AB. AB पूछा है. अब बात समझो. इन ट्राइंगल OAP, let this particular angle be taken as theta. तो इन ट्राइंगल OAP, ध्यान से देख लो कौन से ट्राइंगल की बात चल रही है. OAP, ठीक है. अगर मैं साइन थीटा फाइंड करूं, क्या फाइंड करते हैं? साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस. तो ये एंगल थीटा है, हाइपोटेनस विल बी 3, सॉरी अपोजिट विल बी 3 एंड हाइपोटेनस विल बी 5. तो साइन थीटा हो जाएगा 3/5. कॉस थीटा भी आगे जाकर जरूरत पड़ने वाली. कॉस थीटा ये ट्राइंगल में एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, that will be 4/5. अब हम एक और ट्राइंगल ले रहे हैं. टेक ट्राइंगल ADP. इन ट्राइंगल ADP we are taking this triangle ADP. इसमें अगर हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा फाइंड करें तो क्या आ रहा है? तो अगर ट्राइंगल ADP है तो साइन थीटा के लिए
अपोजिट क्या हो जाएगा AD, और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 4। तो साइन थीटा कितना आया AD अपॉन 4 कॉस थीटा। ये जो पर्टिकुलर ट्राइंगल है कौन सा ADP, इन दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल कॉस थीटा फाइंड करेंगे तो क्या आएगा PD एडजेसेंट अपॉन द हाइपोटेनस दैट इज 4। तो PD अपॉन 4। हमें क्या फाइंड करना है, थर्ड सम में हमें फाइंड करना है AB। इन दोनों को कंपेयर कर लो, 3/5 इज इक्वल टू AD/4। AD कितना आ गया 12/5। ना हमें क्या फाइंड करना है AB। AB जो कॉर्ड का लेंथ है वो AD का डबल हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ AD, so that will be how much 24/5। the कॉर्ड AB जो है उसका लेंथ बनेगा 24/5। ठीक है। नेक्स्ट पूछा है एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB। एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB मतलब कौन सा हुआ ये वाला PAB। तो फंडा वही लगाते हैं, हाफ इंटू द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू एल्टीट्यूड इंटू बेस। बेस क्या है AB, और हाइट एल्टीट्यूड क्या होगा PD। अच्छा AB हमें मिला 24/5। PD कहां से लाएंगे, PD यहां से ला देते हैं, इनको 1 बोल दो, दोनों को कंपेयर करते हैं। 4/5 इज इक्वल टू PD/4, तो PD कितना आ जाएगा 16/5। कहां से ले आए ये हम लोग 1 से, बस इसको सॉल्व कर दो, वो अपना ट्राइंगल का एरिया बनेगा। नेक्स्ट क्या पूछा है एंगल APB। ये इजी है, एंगल APB, इस एंगल को हमने क्या नाम दिया है थीटा, तो tan थीटा यूज कर लो। ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। ठीक है, ट्राइंगल OAP, बराबर, ट्राइंगल OAP, ये एंगल 90 है। tan थीटा राइट एंगल ट्राइंगल में कितना होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ये एंगल थीटा के लिए अपोजिट 3 एडजेसेंट 4, तो ये हो गया 3/4। सिक्स्थ, नेक्स्ट क्या पूछा है द एंगल बिटवीन 2 टेंजेंट्स, दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल। अब दोनों टेंजेंट्स के बीच में तो ये एंगल बना, अब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा थीटा। तो दोनों टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल बना उसको 2 थीटा कह सकते हैं। एंगल बिटवीन द 2 टेंजेंट्स इज हाउ मच 2 थीटा। हम tan 2 थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री। tan 2 थीटा का क्या फॉर्मूला हुआ करता था 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। बस tan थीटा का वैल्यू प्रीवियस सम में हम लोग ढूंढ चुके हैं 3/4। इन दोनों जगह पर आप tan थीटा का वैल्यू 3/4 रख दे, tan 2 थीटा का जो भी आंसर मिला दैट विल बी द एंगल बिटवीन द 2 टेंजेंट्स। ठीक है, एक और है, इतना लिखो पहले।
ओके, सेवेंथ क्वेश्चन के लिए देखो क्या लिखा है। We need to find out equation of circumcircle of triangle PAB. PAB इस ट्राइंगल का जो सर्कम सर्कल है उसका इक्वेशन फाइंड करके देना है। अभी हमने एक थियरी पढ़ी थी और मैंने वो नोट लिखवाया था, उसकी ज़रूरत अब इस पर्टिकुलर सम में रहेगी। देखो मैंने क्या सिखाया था, टेक अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, दो टेंजेंट्स बनाओ, ये सेंटर, ये चारों पॉइंट कॉनसाइक्लिक है। ऑल दिस 4 पॉइंट्स आर कॉनसाइक्लिक। कॉनसाइक्लिक का मतलब दे लाई ऑन द सेम सर्कल। अब इन्होंने पूछा है कि PAB ये ट्राइंगल का जो सर्कम सर्कल है PAB, ठीक है, ये ट्राइंगल का जो सर्कम सर्कल है उसका इक्वेशन फाइंड करना है। अब इन 3 पॉइंट से जो सर्कल पास हो रहा है ये ऑटोमेटिकली गिवन सर्कल के सेंटर से पास होगा ही, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, ये चारों पॉइंट्स एक ही सर्कल पर है। तो इसका मतलब PAB ट्राइंगल का ये जो सर्कम सर्कल बन रहा है वो यहां से आगे जाके सर्कल के सेंटर से भी पास होगा। तो अगर आप चाहो तो एक नया डायग्राम बना दो ताकि कंफ्यूजन ना हो। हमें इस सर्कल का इक्वेशन फाइंड करके देना है। अब ये इक्वेशन कैसे फाइंड होगा वो देखो। तो इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल PAB, या ये जो सेगमेंट बना, सर्कल का सेंटर O था और पॉइंट P कौन सा था, 4,3। Here OP is the diameter of the circle. भाई OP diameter कैसे बना, because this angle is 90. Since angle APB is π/2, OAP. Since angle OAP is π/2, ये एंगल 90 है। अगर ये एंगल 90 है तो हमने ये बहुत बार देखा है, एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। तो अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो सर्कल का ये पार्ट सेमी सर्कल हुआ। अगर ये सेमी सर्कल हुआ तो सेमी सर्कल तो हमेशा डायमीटर से ही बनता है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इन दिस केस बिकॉज द एंगल OAP इज 90 डिग्री, OP बिकम्स द डायमीटर ऑफ द सर्कल। अगर OP डायमीटर है तो ये उसके एंड पॉइंट्स हैं। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल विल बी इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल, एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर का फॉर्मूला लगा दो, y माइनस y1 इंटू y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारा सर्कम सर्कल का इक्वेशन रहेगा। इसमें इंपॉर्टेंट बात यही है कि ये जो 4 पॉइंट्स हैं P, A, O सर्कल का सेंटर और B, ये चारों पॉइंट्स कौन साइक्लिक है, बस ये प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। ठीक है, लिखो।
नेक्स्ट देखो सम नंबर 26. A circle equation is given x square plus y square minus 8x minus 12y plus p is equal to 0. g का वैल्यू -4, f का वैल्यू -6 और c का वैल्यू कितना आएगा? कंडीशंस को देखो. रेंज ऑफ p का रेंज क्या होगा वो फाइंड करके देना है. पहला कंडीशन, पावर ऑफ पॉइंट p2,5 इज नेगेटिव. पावर ऑफ पॉइंट p2,5 इज नेगेटिव. देखा, इसका मतलब समझो. पावर ऑफ पॉइंट का मतलब इस पॉइंट को रखने पर इक्वेशन हमें नेगेटिव आंसर देगा. Power of point is negative. The meaning of that particular statement is point को रखने पर, point को सर्कल के इक्वेशन में रखने पर नेगेटिव आंसर आएगा. यानी हम ऐसा कह सकते हैं, the point is inside the circle. Instead of writing in the straight way the point is inside the circle, इन्होंने ऐसा लिखा है the power of point is negative. मतलब point को रखने पर नेगेटिव आंसर आएगा. आगे, सर्कल neither intersect nor touches the coordinate axis. सर्कल x एक्सिस y एक्सिस को ना इंटरसेक्ट करेगा ना टच करेगा. यानी हो सकता है ऐसा कुछ, neither intersect nor touches the x as well as the y axis. सबसे पहले ये कंडीशन को यूज करते हैं. इस पॉइंट से सर्कल का इक्वेशन नेगेटिव आएगा. रख देते हैं. 4 plus 25 minus 16, 12 5s are 60 plus p, और ये रखने पर आंसर कैसा आएगा? नेगेटिव. p लेस देन 29. 29 माइनस 16 कितना हो जाएगा? 29 माइनस 16 13. 13 माइनस 60 माइनस 47 उस साइड जाएगा तो p इज लेस देन 47. इसको बोल दो रिजल्ट नंबर 1. दूसरा कंडीशन, सर्कल डज नॉट इंटरसेक्ट और टचेस x एंड y एक्सिस. एक भी एक्सिस को ना वो इंटरसेक्ट कर रहा है ना टच कर रहा है. ये हमने कंडीशन पढ़ी है, जी स्क्वायर माइनस सी लेस देन 0 अगर सर्कल x एक्सिस को इंटरसेक्ट या टच नहीं कर रहा, एंड y एक्सिस के लिए f स्क्वायर माइनस सी का आंसर क्या आएगा? लेस देन 0. ये हमने आगे सीखा है, आप लोग रिफर कर सकते हो. वैल्यूज रख दो. व्हाट इज जी स्क्वायर? 16. सी तो p था, इसका मतलब p इज ग्रेटर देन 16. f स्क्वायर 36, तो इसका मतलब p इज ग्रेटर देन 36. इसको बोल दो 3, इसको बोल दो 1. फ्रॉम 1 to n 3 तीनों का कंबाइन क्या होगा? वो p का रेंज बनेगा. 16, 36, 47. ये क्या बोल रहा है? p is less than 47. p is greater than 16. p is greater than 36. तीनों का कॉमन सेक्शन 36 से 47. तो p का रेंज आया. The range of p over here is going to be open interval 36 to 47. नेक्स्ट सम देखो. A circle equation has been given to us. सर्कल का जो इक्वेशन है उससे अपने को इतना तो मालूम चला, द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 1,2 and radius of the circle will be g square plus f square minus c.
दैट इज 3। सर्कल के इक्वेशन पर से हमने सेंटर रेडियस क्यों निकाला? दे आर आस्किंग हियर टू फाइंड आउट द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 3x प्लस 4y। 3x प्लस 4y का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। कैसे होगा? पैरामेट्रिक इक्वेशंस को याद करते हैं। अगर सेंटर एच के है, रेडियस r है, तो सर्कल के पैरामेट्रिक इक्वेशंस ये थे। तो यहाँ पे सेंटर का x कोऑर्डिनेट h 1 प्लस 3 cos थीटा, y क्या आ जाएगा 2 प्लस 3 sin थीटा। वी नीड टू फाइंड आउट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ 3x प्लस 4y। तो 3 इंटू 1 प्लस 3 cos थीटा प्लस 4 इंटू 2 प्लस 3 sin थीटा। ये कितना आ रहा है? 3 प्लस 8 11। सही है? 3 प्लस 8 11 प्लस 9 cos थीटा प्लस 12 sin थीटा। ये हमने पढ़ा है, ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है। भूल गए हो तो याद करा दूं। a cos थीटा प्लस b sin थीटा के लिए रेंज पढ़ा है हमने क्लोज्ड इंटरवल माइनस r टू r। a cos थीटा प्लस b sin थीटा के लिए हमने रेंज क्या पढ़ा है? माइनस r टू r। r का फॉर्मूला क्या था? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसका मतलब इस टर्म का वैल्यू आएगा फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल माइनस r टू r। r मतलब अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 81 प्लस 144 कितना हो जाएगा? 225। उसका स्क्वायर रूट 15। तो इसका रेंज होगा माइनस 15 से 15। इसमें 11 ऐड कर दो तो माइनस 4 टू 26। तो ये इसका मिनिमम वैल्यू और ये हो गया इसका मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, आज हम लोग यहाँ तक करेंगे। थैंक यू।